किसी को कुछ पूछना रहेगा तुरंत ही पूछ लेगा, कुछ भी जो आपके दिमाग में आ जाए कि आपको पूछना है तुरंत पूछ डालें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हाँ भाई, इसमें ज्यादा ऑप्शन तो है नहीं, सिंस या फॉर ही लगाना है। और मैंने आपको एक कल बेसिक बात बताई थी, सिर्फ इतनी बात याद रखें, जब किसी चीज का बिगनिंग पॉइंट दिया कि कोई काम शुरू कब हुआ, तो आप सिंस लगाएंगे, और कोई काम कितने समय से जारी है तो आप फॉर लगाएंगे। ठीक है ना, अवधि बताइए कितना टाइम हो गया। ठीक है ना, ऐसे तो आप कहोगे कि ये इसमें कह रहा है माइक हैज बीन हायर्ड आ 6 month पीरियड, तो आज 6 month पीरियड का मतलब है 6 महीने की अवधि के लिए उसे नौकरी पर रखा गया। तो माइक हैज बीन हायर्ड, तो सेंस तो नहीं आ सकता क्योंकि ये नहीं बताया कि कब रखा गया, ये कि कितनी देर के लिए रखा गया, अवधि कितनी है उसकी जॉब की। तो आपको फिर क्या लगाना पड़ेगा, फॉर लगाना पड़ेगा। जहां पे जो भी डाउट हो बोल के पूछ लेना। ठीक है ना, कोई भी किसी भी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पे चलें, ज्यादा देर इसमें लगेगी नहीं क्योंकि ये काफी आसान सा टॉपिक। अब देखो, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू, अगर इधर का टाइम छोड़ भी दें तो आप सिर्फ इसे देख के लगा दो, 10 मिनट्स। 10 मिनट्स एक पीरियड होता है, 10 मिनट की अवधि, तो क्या आएगा, फॉर आएगा। इससे कोई इनिशियल बिगनिंग पॉइंट नहीं पता लगता। शी हैज बीन सिंगिंग 10 o'clock, 10 बजे से गा रही है, कब गाना शुरू किया था, 10 बजे। इसका मतलब शुरुआत बताइए, बिगनिंग कब हुई, तो सेंस आएगा। नेक्स्ट कर लें, केविन हैज बीन प्लेइंग 2 hours, 2 घंटे क्या है, एक अवधि है, पीरियड ऑफ टाइम है। ये नहीं बता रहा कब खेलना शुरू किया, कितने बजे खेलना शुरू किया, नहीं, कितने समय से खेल रहा है ये बता रहा है। तो क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। ज्यादातर लोगों का सही था, तो जहां पे आप लोगों का गलत हुआ है और आपको जो भी डाउट उसमें रहा है, वहां पे जैसे ही हम पहुंचे वैसे ही बता देना कि यहाँ पर डाउट। आई हैव बीन वेल पेड, आई ज्वाइंट दैट फर्म, वो कह रहा है कि मुझे अच्छी तनख्वाह मिली है जब से मैंने ये फर्म ज्वाइन की है। तो फर्म ज्वाइनिंग क्या है, बिगनिंग है इसका, इस फर्म में, इस फर्म में उसने कब से शुरू किया है ये बता रहा है। जब से शुरू किया है तब से उसे अच्छी तनख्वाह मिली। तो क्या होना चाहिए भाई, इसे यहाँ पे सेंस आना चाहिए। और वैसे भी सेंस वाला मैंने आपको पोर्शन बताया था कि जब इधर वाला ये वाला जो होता है पास्ट इंडेफिनिट में होता है, सिंस के बाद वाला, तो इधर वाला प्रेजेंट परफेक्ट में रहता है। एक सिंस वाला स्ट्रक्चर मैंने आपको पढ़ाया था जब हम प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट में फर्क पढ़ रहे थे, याद करना। ठीक है, he has put a lot of weight the end of this year, ठीक है ना, वो कह रहा है कि इस साल के अंत तक उसने काफी वेट जो है पुट कर लिया था। वेट पुट करने का मतलब वजन बढ़ा लिया था। तो अभी देखो, द एंड ऑफ द ईयर, कब कब बढ़ाया था, कब से बढ़ाया उसने, एंड ऑफ द ईयर। एंड ऑफ द ईयर उसके काम की शुरुआत है। एंड ऑफ द ईयर कोई पीरियड तो नहीं हो सकता है ना, तो क्या लगाना पड़ेगा, सिंस द एंड ऑफ द ईयर, पिछले साल के अंत से अब तक उसने काफी वजन बढ़ा लिया है। समझ रहे बात को, ये किसी ने शायद मुझे भेजा था, ये शायद भेजा था किसी ने, किसी का गलत हुआ था। एंड ऑफ द ईयर एक पॉइंट है, पॉइंट ऑफ टाइम है। हाँ, हाँ तो शारा आपने भेजा था। शी हैज गॉट दैट जॉब March 18th, March 18th डेट है, डेट हो टाइम हो तो सेंस ही आएगा, सेंस लगा देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। आई हैवंट सीन हर अ लॉन्ग टाइम, अब अ लॉन्ग टाइम क्या है, एक पीरियड है, एक लंबी अवधि, एक लंबा समय। कब से ये नहीं बताया, लेकिन एक लंबी अवधि होगी, क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। दे हैव बीन मैरिड अ लॉन्ग टाइम, अ लॉन्ग टाइम क्या है, एक लंबी अवधि, तो फॉर आएगा। ये तो नहीं बताया कि कब मैरिड हुई थी, कब मैरिज हुई थी, तो फॉर लगाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। द वेदर हैज बीन ऑफुल द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, जैसे अभी आया था द एंड ऑफ द ईयर, ऐसे ही आया द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, क्या लगाएंगे, सेंस।
भाई अलग से भी मैंने आपको लिखाया था कि कहाँ क्या लगाएंगे, तो द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, द एंड ऑफ द ईयर क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे, तब से शुरुआत बता रहा है। दे हैव वर्कड, अब 1995 अवधि नहीं, ये एक पॉइंट ऑफ टाइम है, उन्होंने 1995 से साथ काम किया, तो सिंस लगाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। लिंडा हैज बीन ऑन हॉलीडे 6 मंथ, अब 6 मंथ क्या है, एक अवधि है, 6 महीने। कब से हॉलीडे पे ये नहीं बता रहा, किस तारीख को गई थी, किस दिन को गई थी, ये नहीं बता रहा, ये कह रहा है 6 महीने हो गए, तो 6 महीने एक पीरियड ऑफ टाइम है, फॉर लगाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। शी हैज लिव्ड इन न्यूयॉर्क 6 years, अब 6 year हो, 6 महीने हो, 6 दिन हो, क्या होती है, एक अवधि होती है, पीरियड ऑफ टाइम, फॉर लगाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। अ लॉन्ग पीरियड, एक लंबी अवधि, फॉर लगाएंगे। मतलब इधर से ज्यादा लेना देना है नहीं आपको, आप इसे देख के ही आइडिया लगा सकते हैं। यू हैव बीन लिविंग हेयर, अब 2 months, 2 months कब रहना शुरू किया था ये नहीं बता रहा है, कितने समय से रह रहा है ये बता रहा है, अवधि बता रहा है, पीरियड बता रहा है, 2 मंथ क्या है, पीरियड है, क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। अब देखो आवर्स, सिंस आवर्स के फॉर आवर्स, वो कह रहा है यू हैव बीन, मैं कह रहा हूँ इधर का अगर नहीं भी पढ़ोगे तब भी सही होना चाहिए। आवर्स का मतलब घंटों से, और घंटों से क्या है, एक अवधि है, ये नहीं बता रहा कि कब टीवी देखना शुरू किया उसने, ये बता रहा है घंटों से टीवी देख रहा है। ऐसी सिचुएशन में क्या होना चाहिए, फॉर होना चाहिए भाई। आई हैवंट ईटन एनीथिंग मॉर्निंग, अब मॉर्निंग क्या है, एक पॉइंट ऑफ टाइम, कब से नहीं खाया है, मॉर्निंग से अभी तक नहीं खाया, ठीक है ना, तो ना खाने की शुरुआत कब से हुई है इसकी, मॉर्निंग से इसके ना खाने की शुरुआत हुई, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, सेंस आना चाहिए, आगे बढ़ जाते हैं। मैरी हैज बीन सेविंग हर मनी मेनी ईयर्स, अब मेनी ईयर्स तो बहुत साल हो गए, कब से सेव करना शुरू किया था ये नहीं बताया, लेकिन कई साल से सेव कर रही है ये बताया, पीरियड बताया, अवधि बताई है, तो फॉर लगाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। एक ही रूल है, बस उसी को याद रखना है। आई हैवंट बीन ऑन हॉलीडे जुलाई, जुलाई क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम, कब से ये छुट्टी पर नहीं गया है, तो जुलाई से, छुट्टी पर ना जाने की शुरुआत इसकी जुलाई से हुई, इसका मतलब ये पॉइंट ऑफ टाइम बता रहा है कि कब से नहीं गया है, सिंस जुलाई। जॉय एंड जोसेफिन हैव बीन टुगेदर, जॉय एंड जोसेफिन हैव बीन टुगेदर वैलेंटाइंस डे, अब वैलेंटाइंस डे क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम, ऐसा नहीं बता रहा है कि कितने दिनों से ये साथ में जा रहे हैं, ये बता रहा है कब से जाना शुरू किया है, तो अब कहें वैलेंटाइंस डे से ये जाना शुरू कर, समझ रहे हैं, कईयों की बात बनती है इस वैलेंटाइंस डे पे, समझ रहे हैं ना। तो आगे बढ़ जाते हैं। फ्रेड एंड फ्रेड क्या लिखा है दीपक, आपने समझ नहीं आया सर, कई की बिगड़ती भी है, ये क्या मतलब हुआ, बोल के बताओ दीपक, कई की बात बिगड़ती भी है वैलेंटाइंस पे, ऑब्वियस बात है, जब एक की बनेगी तो दूसरे की बिगड़ेगी भी ना, क्योंकि उसी से दूसरे की बन रही होती है। मैंने खुद 2 ब्रेकअप कराए हैं वैलेंटाइंस पे, तो पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा। देखो अगला, फ्रेड एंड फ्रेडा हैव बीन लर्निंग फ्रेंच 1998, कब से सीख रहे हैं, 1998 से, पॉइंट ऑफ टाइम आपको दिया है 1998 से सीख रहे हैं, तो सिंस 1998, ठीक है। 6 years, अब 6 years क्या, मैं कह रहा हूँ इधर का ना भी पढ़ो, 6 years क्या है, एक पीरियड ऑफ टाइम, 6 साल का समय, कब से शुरू किया, जो भी हुआ इधर हमें नहीं फर्क पड़ता, सिर्फ 6 years देख के भी आप फॉर लगा सकते हो, इतना आसान है कि इसके इधर वाले सेंटेंस को देखे बिना भी लगाओगे तो सही लगेगा।
देखो ये तो आप लोगों की उम्र है, इस उम्र में ये बातें आपको करनी चाहिए, ऐसी चीजें आपको सीखनी चाहिए, है कि नहीं? वैलेंटाइंस वगैरह आप लोगों के लिए है, अब हमारे तो जमाने निकल गए, हुआ करते थे वो भी कोई। देखो, Sue has only been waiting 20 minutes। अब 20 मिनट क्या है, एक पीरियड ऑफ टाइम है, अवधि है। अगर ये इधर का नाम ही पढ़ते तब भी फॉर ही लगाते। इतना आसान है ये कि अगर आप पूरा सेंटेंस ना पढ़ो तब भी सही लगाओगे। समझ रहे ना? आई हैव बीन वेटिंग एयर 4 o'clock, 4 बजे से इंतजार कर रहा हूँ। कब से इंतजार करना शुरू किया है? 4 बजे से। तो क्या आएगा सेंस? ये बता रहे कब से शुरू किया है, तो सेंस आएगा। इसे लगा देते हैं भाई। मुश्किल से 3-4 मिनट का क्विज है। देखो ठीक है ना? आप लोगों के जिनके रिकॉर्ड नहीं होते रिजल्ट, वो लोग लॉग इन करके इसे लगाया करो, फिर सबके रिजल्ट आसानी से रिकॉर्ड होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ चले जाया करो, यहाँ यहाँ पे जाओगे, ये जो गुड्डा सा बना हुआ है, यहाँ पे लॉग इन आएगा। अगर आपका लॉग इन नहीं होगा तो लॉग इन आएगा। अभी मेरा लॉग इन है तो लॉग आउट आ रहा है। तो लॉग इन पे जाके लॉग इन कर लिया करो। आप सबके पास आईडी है, पासवर्ड है, ठीक है ना? तो इतनी बात थी भाई इसमें। मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी भी तरह का कोई डाउट किसी को रह गया होगा। अगर कोई हो तो बताओ। इसके बाद अगर टेंस पे चले, जो अभी तक हम पढ़ रहे थे, वर्ब का एक हिस्सा, ठीक है ना? तो वर्ब में हमने या टेंस में काफी कुछ पढ़ लिया। लगभग सारे टेंस आपके खत्म हो चुके हैं, एक आध क्लास बची है, ठीक है ना? टेंस और फॉर मैंने बता दिया कि परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ने के लिए कुछ जरूरत नहीं। ये शायद आखिरी क्लास है आपकी इसकी टेंस की। पर किसी भी परफेक्ट कंटिन्यूअस में सिर्फ सिंस और फॉर की एरर आती है, और कोई भी एरर वहां पर नहीं पूछी जाती। तो इसलिए अब बचा क्या है? सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर टेंस। जो ज्यादा जरूरी था वो हमने बहुत बारीकी से पढ़ा है। अब बचा है फ्यूचर। फ्यूचर से कुछ भी ना के बराबर ही आता है। हालांकि कुछ दो एक पॉइंट हैं जो बेसिक आपको समझ लेने चाहिए, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं। बाकी सब फ्यूचर से ना के बराबर ही पूछा जाता है। अच्छा, आप लोगों को एक और बात बतानी थी कि जो हम लोगों का वो है ना, क्लोज टेस्ट हम लोग लगा रहे थे। तो अब जैसे हमने कल क्लोज टेस्ट नंबर 1 लगाया, तो आज आप लोगों को क्लोज टेस्ट नंबर 2 जो है वो लगा लेना चाहिए। हम उसे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना? तो जब हम बदला करेंगे ट्रेंड, तो मैं आपको एक दिन पहले बता दिया करूंगा कि कल क्या लगाना है। तो आप डायरेक्ट वेबसाइट से जाके उस नंबर की चीज को पहले से लगा के रखें। जब आपने पहले से लगाया होता है तो आपको ये पता होता था कि मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम आई थी, और जहाँ पे आपको प्रॉब्लम आई थी आप वहां पे पूछोगे। क्योंकि जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ ना, तो मैं सामने होता हूँ, तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, आपको सब कुछ बहुत क्लियर लगता है। लेकिन जब आप खुद लगा रहे होते हैं तो आपको प्रॉब्लम आती है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि उस चीज को आप पहले से लगा के रखें। वेदर इट इज अ क्लोज टेस्ट और कॉम्प्रीहेंशन पैसेज और कोई वोकैब का सेशन होगा, जो भी होगा पहले से बता दिया करें। तो अभी तो आज आप लोगों ने लगाया नहीं है, कल मैं भी ध्यान नहीं रहा मुझे कि मैं आपको ये बात बताता या लिंक में आपको सेंड कर देता। आज आप लोग ना क्विज नंबर, सॉरी, क्लोज टेस्ट नंबर 2 लगा लेना। अगर 5 5 नंबर वाला होगा ना, वो दो तरह के क्लोज टेस्ट आते हैं, एक में 5 फिल होते हैं, एक में 10 फिलिंग होती है, ठीक है ना? तो अगर 5 फिल वाला होगा तो 2 क्लोज टेस्ट लगा लेना, 2 नंबर और 3 नंबर। और अगर एक ही होगा तो आप एक ही 10 नंबर वाला होगा तो एक ही लगा लेना। चेक कर लेंगे हम लोग कि 5 वाला है या 10 वाला है, इस क्लास के बाद चेक कर लेंगे, ठीक है ना? तो उसे आप लगा लिया करें, क्योंकि आप डेली लगाते रहेंगे, फिर हम आगे से आगे जो है उसको देखते रहेंगे साथ के साथ। या डेज फिक्स कर लेते हैं कि किस दिन क्या लगाएंगे, किस दिन क्लोज टेस्ट लगाएंगे, किस दिन। अब देखो ये 5 का ही है, सिर्फ 5 का, ठीक है ना? दूसरा वाला सिर्फ 5 क्वेश्चन वाला है, और तीसरा देख लें, तीसरे में भी 5 ही। तो दूसरा और तीसरा दोनों लगा लेना, हम लोग कल को दोनों डिस्कस कर लें।
इस तरह से करके आगे से आगे लगाते जाएंगे। तो मैं आपको एक दिन पहले बता दिया करूंगा कि आपको क्या लगाना है, तो आप वो वेबसाइट से जाके लगा लिया करो, लिंक का वेट मत किया करो, इतने पढ़े लिखे तो हैं आप लोग, आप कैसे भी रख लेंगे। अभी आप कल को, आज ये क्लोज टेस्ट लगा लेना, कल डिस्कस कर लेंगे, और कल को फिर मैं आपको वोकैब की एक शीट दे दूँ, वो आप प्रिपेयर कर लेना, या हम लोग उसको पहले कर लेंगे, उसके बाद आपको उस पर क्लोज टेस्ट लगा लेंगे। क्योंकि वोकैब में कुछ पढ़ाना नहीं होता, वोकैब में रिपीटिशन जरूरी है, बस ये है कि क्लास के हिसाब से उसका रूटीन बन जाता है, तो आप कर ले जाते हो बहाने से, और कुछ वोकैब में पढ़ाने को नहीं। अब जैसे मान लो मैंने एक वर्ड लिख दिया हाइपोथेसिस, अब हाइपोथेसिस का जो मीनिंग है वही है, मैं अपने पास से मीनिंग तो बना नहीं दूंगा। हाइपोथेसिस का एक ही मतलब है कि काल्पनिक या कल्पना करना, तो जो मीनिंग है वही है। लेकिन जब आप किसी और के मुंह से इस बात को सुन लेते हैं तो हमें याद रहने में आसानी होती है, इसी को वोकैब की क्लास कहते हैं। इसके अलावा वोकैब की क्लास में कुछ नहीं होता। बाकी मैंने बहुत बार देखा है कि कुछ लोग कहते हैं कि रूट वर्ड से पढ़ लो। देखो यकीन मानना, बच्चों को बरगलाने के लिए ऐसी चीजें बनाई जाती है, अगर आप मेरा एक्सपीरियंस मानो, क्योंकि रूट वर्ड से कितने वर्ड आप तैयार करोगे, कितने, मतलब कोई लिमिट होगी, 200 300 400, इससे ज्यादा कोई सिंगल टीचर नहीं है जो रूट वर्ड से इससे ज्यादा वर्ड्स आपको कराता हो, ठीक है ना, कोई नहीं कराएगा। वो जितनी क्लास यूट्यूब पे फ्री रहती है ना, बस उतनी कराते हैं, इससे इसके अलावा नहीं कराया जा सकता है, क्योंकि एक एक रूट वर्ड से दो दो वर्ड बने, या एक एक रूट वर्ड से कोई कोई ऐसा है कि 5 वर्ड बने, बस वो जो मोटे मोटे वो वाले रूट्स हैं उन्हीं को ले लेते हैं लोग, समझ रहे। तो ये सब बकवास की बात है, क्योंकि आपका 200-400 वर्ड से कुछ बनना नहीं। अगर आपको सिनोनिम एंटोनिम भी याद करने हैं तो 5000 से लेके 6000 तक आपको करने पड़ेंगे। तो आपके पास सिर्फ एक ही तरीका बच जाता है, वो है रट्टा। समझ रहे हैं ना, कुछ चीजों में ये बड़ा काम है ये रट्टा। तो रट्टा क्या, रट्टे का कोई मतलब नहीं है, आपको रिपीटिशन करना है, अंग्रेजी में रट्टे को रिपीटिशन कहते हैं। रिपीट करते जाना है एक ही बात, अगर मैं एक ही वर्ड आपको 10 बार बताऊं आप कैसे भूल जाओगे, बस इतनी बात है। इसे याद करना है आपको, इसे आपको याद ही करना पड़ेगा। ट्रिक लोग बनाते हैं, ट्रिक से कितने वर्ड आप याद कर लेंगे। एक बुक मैंने खरीदी थी एक बहुत टाइम पहले, उसमें 800 वर्ड थे। अब 800 वर्ड उसमें आ गए, उसका वॉल्यूम 2 आया, 800 वर्ड उसमें आ गए, 1600 वर्ड हुए। और मैंने ऑब्जर्व किया कि ये 1600 वर्ड वैसे मैं आराम से कर लेता हूँ एक महीने में तैयार, 30 दिन में, लेकिन उस बुक से मुझे और ज्यादा दिन लग गए। तो ये ट्रिक व्रिक सब बकवास की बातें हैं, वोकैब में सिर्फ आपको रट्टा ही लगाना है, और कोई दूसरा तरीका नहीं। ये बच्चों को बरगलाने के लिए बहुत कुछ करते हैं, मैं कर लेता हूँ 3 क्लास तैयार रूट वर्ड से, और उसे डाल देता हूँ यूट्यूब पे, कैसे करवा देंगे। जब आप असल में क्लास में जाओगे तो वहां पे क्लास का एक्सपीरियंस कुछ और रहेगा, अगर किसी का हो तो उसे पता होगा, ना माने आप लेके देख लो, एक्सपीरियंस यही होता है। तो अभी ध्यान से देखो, देखो उसके लिए रिवाइज करना पड़ेगा, इसी के लिए तो हमने कुछ क्विज बनाए हैं। जैसे जैसे हम आपको ये कराते जाएंगे ना वो कैब, उस पर क्विज कराते जाएंगे, फिर आपको बार बार उसे याद नहीं करना पड़ेगा, आपको हर हफ्ते उठा के वो क्विज लगा लेने होंगे। रोज 5-4 क्विज लगाओ। वोकैब में देर कितनी लगती है, अगर आपको आता है एक वोकैब जिसमें अगर 20 वोकैब है एक क्विज में, 20 वोकैब, तो मेरे ख्याल से वो 3 से 4 मिनट लेगा, इससे ज्यादा लेगा ही नहीं। अगर आप 1 घंटा लगाओगे तो मेरे ख्याल से कम नहीं तो 10 से 15 क्विज लगा दोगे आप वोकैब के। उसमें से जो वर्ड भूल जाओ उसे नोट कर लो, जो भूल जाओ उसे नोट कर लो, कितनी बार भूलोगे, अच्छा बताओ। भूलने की भी एक लिमिट होगी, समझ रहे हैं आकाश। तो हालांकि इस टॉपिक में बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, ये जो अभी हम पढ़ने वाले हैं, अगर आप ध्यान से देखो मैं आपको इसके एंड में ले जाता हूँ शीट। हालांकि ये शीट मैंने आज ही डाल दी थी वेबसाइट पे, आप वहां से डाउनलोड कर लो। पुरानी भी जो शीट थी कल परसों वाली भी, वो भी डाल दी थी। एक्सरसाइज पे आओ तो इसमें हमने 3 टेंस पढ़े, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, और ढूंढ ढांड के मुझे ये 8 सेंटेंस मिले हैं। समझ रहे हैं ना, सिर्फ 8 सेंटेंस 3 टेंस से। और वहां पे अगर हम जाते थे तो 50-60 सेंटेंस हमें एक टेंस से मिलते थे। तो इससे आपको ये पता लग जाएगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा नहीं है, कम इंपॉर्टेंट है। लेकिन हाँ 2-1 बातें हैं, उस पर बात कर लेते हैं।
जैसे अगर बिल्कुल बेसिक की बात करें, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या सिंपल फ्यूचर्स, ठीक है, आपको पता है विल और शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है इसमें, ये इसकी पहचान है, सारे लोग जानते हैं। आई और वी के साथ शैल आता है, ही शी इट और दे के साथ विल आता है। ध्यान रखना दे के साथ विल आता है, कुछ लोग मानते हैं कि प्लूरल के साथ शैल आता है तो वो दे के साथ शैल लगा देते हैं, जो कि गलत होता है। यहाँ पे पहला पॉइंट है जो आपको नोट करना है कि दे के साथ विल आता है, समझ रहे हैं ना, दे के साथ शैल नहीं आता, दे के साथ विल आता है। आई के साथ और वी के साथ शैल आता है, he will come, I shall not go there, will they play। तो ये क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, जो भविष्य में होने वाले काम को बताता है जिसका समय निश्चित ना हो। एक बात ध्यान रखना, भविष्य में होने वाले ऐसे काम को बताता है जिसका समय निश्चित ना हो। इंडेफिनिट का मतलब ही है जो डेफिनेट ना हो, समय निश्चित ना हो। समय निश्चित होगा तो आप इंडेफिनिट में नहीं लिख पाए। हालांकि ये जो सीक्वेंस है हमने बताया कि ही शी इट और दे के साथ विल और आई और वी के साथ शैल यूज होता है, इसको पलट कर भी लिखा जा सकता है। हालांकि इस बात को काफी जोर दे के पढ़ाया जाता है, लेकिन इससे कभी कुछ एग्जाम में आया नहीं है, समझ रहे हैं ना बात को, काफी जोर दे के पढ़ाया जाता है लेकिन इस पे से कभी कुछ आया नहीं। मैंने कई बार ये महसूस किया है कि हमारे कंपटीशन के टीचर कुछ चीजें इतने हो हल्ले से पढ़ाते हैं और असल में वो इतनी वेग है इंग्लिश लैंग्वेज में कि उनसे कभी कुछ आता नहीं, लेकिन वो पढ़ाते बड़ा जोर लगा के, क्योंकि उन्हें उनके टीचर ने बहुत जोर लगा के पढ़ाया था। तो वो दो चार एक बातें होती हैं जो आदमी के दिमाग में घुस जाती हैं और वो फिर उनका पीछा नहीं छोड़, खुद नहीं सोचता कि वहां से क्या आ रहा है, बस लगा पड़ा है। इसे ध्यान से देखो, यहाँ से कुछ आता नहीं है, ही शी इट के साथ शैल आ सकता है, जैसे यहाँ पे देखें आई विल डू इट, आई के साथ विल आए। तो अगर कभी ऐसा हो तो ये इसकी डिटर्मिनेशन, मतलब दृढ़ इच्छा शक्ति, डिटर्मिनेशन का मतलब क्या होता है, दृढ़ इच्छा शक्ति दर्शाता है। अगर ऐसा कभी हो तो कभी सेंटेंस में इस तरह से लगाओ आई कैन डू इट, आई विल डू इट। तो जब आप कहते हैं आई विल डू इट तो आप कह रहे हैं कि मैं जरूर कर लूंगा। अगर आप कहते हैं आई शैल डू इट तो इसका मतलब है मैं कर लूंगा, कभी ना कभी कर लूंगा। लेकिन जब आप कहते हैं आई विल डू इट तो इसमें आप अपनी इच्छा शक्ति दिखा रहे हैं। हालांकि ये यहाँ से कुछ भी आपके काम का नहीं है, आता नहीं, ठीक है ना। whatever the situations we will continue to do our task। अब देखो वी के साथ विल आया, वो कह रहा है कुछ भी हो जाए हम अपना काम जारी रखेंगे। तो यहाँ पे भी सेंटेंस में कुछ भी हो जाए, वट एवर द सिचुएशन, कोई परिस्थिति भी हो हम अपना काम जारी रखेंगे, तो ये इसकी दृढ़ इच्छा शक्ति दिखा रहा है, सेंटेंस सही है। ही शैल कम वट एवर द सर्कमस्टांसेस विल बी। अब देखो ये वाले जो सेंटेंस है ये बता रहा है कि ये इसकी दृढ़ इच्छा शक्ति बता रहा है, वट एवर द सर्कमस्टांसेस विल बी, कुछ भी परिस्थितियां हो जाए वो आएगा जरूर, मेरे करण अर्जुन आएंगे, समझ रहे हो ना। तो ये क्या है, डिटर्मिनेशन दिखा रहा है कि करण अर्जुन आएंगे जरूर। तो ऐसे में हम लोग शैल विल की जगह और विल शैल की जगह यूज कर दें। दोबारा बता दूं आपके काम का कुछ नहीं है इसमें, हाँ, लेकिन अगर आप किसी बुक में पढ़ोगे या किसी टीचर से पढ़ोगे वो काफी जबरदस्त तरीके से पढ़ाएगा ये बात, और आप उससे पूछना कहाँ आया है तो एक शायद वो दिखा ना पाए कहीं पे कि इस देखो इस पेपर में ये ऐसे सेंटेंस आया, क्योंकि कभी आया नहीं, ठीक है। फिर देखें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज कहाँ करते हैं। कोई भी फ्यूचर इवेंट बताने के लिए, ही विल फाउंड अ कंपनी, वो एक कंपनी बनाएगा, आई विल कंटिन्यू टू डू इट, मैं ये करना जारी रखूंगा, ठीक है ना। तो ये ऐसी सिचुएशन, कोई भी काम जो फ्यूचर में होता है, लेकिन मैंने कहा जिसका समय निश्चित ना हो। जैसे अगला पॉइंट आप पढ़ोगे यहीं से एरर आती है, however we do not use future indefinite to show a fixed or scheduled event। ध्यान देना, जिनका समय तय होता है उसके लिए हम फ्यूचर इंडेफिनिट का इस्तेमाल नहीं करते। जैसे आप ये नहीं कह सकते द पीएम विल इनॉग्रेट द मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट ऑन मंडे, ये ऑन मंडे ने गड़बड़ कर दी। अगर ऑन मंडे नहीं होता तो सेंटेंस सही है। मंडे से बात तय हो गई कि काम जो है वो शेड्यूल्ड है, वो फिक्स है, उसका समय तय। और अगर समय तय है तो इसे फ्यूचर इंडेफिनिट में नहीं लिख सकते। इसको आप कई तरह से लिख सकते हैं, इसके लिखने के अलग अलग तरीके। अगर फ्यूचर का इवेंट कोई शेड्यूल्ड है, पहले से तयशुदा कार्यक्रम है, तो उसको फ्यूचर इंडेफिनिट के अलावा कई तरह से लिखा जा सकता है। पहला तरीका है
इज आर एम प्लस गोइंग टू के साथ। ऐसा काम जो आपने फिक्स कर लिया है पहले से, उसे इज आर एम प्लस गोइंग टू के साथ लिखते हैं। ये भी फ्यूचर ही बताता है, मैं ये करने जा रहा हूँ। जैसे यहाँ देखें, द पीएम इज गोइंग टू इनॉग्रेट द मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट ऑन मंडे। तो वो कह रहा है कि प्रधानमंत्री इस मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट का उद्घाटन करने जा रहे हैं, मतलब करेंगे कब? मंडे। ये इसी फ्यूचर सेंटेंस को, जो यहाँ पे गलत है, इस तरीके से सही। दूसरा तरीका है कि आप इसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लिख दें। जब मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ाया था तब आपको बताया भी था कि जब आप कहते हैं कि कोई काम शेड्यूल्ड है, फिक्स टाइम पे होना है, उसका टाइम फिक्स हो गया है, ऑन मंडे फिक्स है, तो ऐसी सिचुएशन में आप इसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लिख सकते हैं, द पीएम इज इनॉग्रेटिंग द मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट ऑन मंडे। समझ रहे हैं? और इसके अलावा आप इसे फ्यूचर कंटिन्यूअस में लिख सकते हैं, ऐसा काम जो शेड्यूल्ड है, फिक्स है, द पीएम विल बी इनॉग्रेटिंग द मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट ऑन मंडे। पीएम जो है मंडे को मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट का उद्घाटन करें। लेकिन कहाँ नहीं लिख सकते हैं? फ्यूचर इंडेफिनिट में नहीं लिख सकते। किस वजह से नहीं लिख सकते हैं? ऑन मंडे की वजह से नहीं लिख सकते। अगर ऑन मंडे को हटा दिया जाए तो बाकी सेंटेंस सही, क्योंकि ऑन मंडे से पता लग रहा है कि काम शेड्यूल्ड है, फिक्स्ड है। समझ रहे बात को? आगे बढ़ जाएं इसमें। इसके अलावा फ्यूचर प्रेडिक्ट करने के लिए, फ्यूचर का अनुमान लगाने के लिए, प्रेडिक्ट का मतलब क्या होता है? अनुमान। अनुमान लगाने के लिए भी आप फ्यूचर इंडेफिनिट का यूज करते हैं। जैसे इट विल बी कोल्ड टुमारो, कल ठंडा होगा, तो ये आपका अनुमान है, आप जाके थोड़ी देखा है। वेदर विल बी गुड सून, जल्दी मौसम सही हो जाएगा, तो ये आपका अनुमान है। आई थिंक इंडिया विल विन द वर्ल्ड कप, ये भी आपका अनुमान है। आई डोंट थिंक ही विल राइट मी अ लेटर, मुझे नहीं लगता वो मुझे खत लिखेगा, ये भी आपका अनुमान है। तो इस तरह के अनुमानित काम करने के लिए हम फ्यूचर इंडेफिनिट का यूज करते हैं। इसके अलावा जैसा मैंने ऊपर आपको पढ़ा दिया है कि फ्यूचर को लिखने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका मैंने आपको बताया था, गोइंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई एम गोइंग टू बाई अ बाइक सून, ही इज गोइंग टू लव हिज फूड, ये भी फ्यूचर ही बताता है। बी प्लस गोइंग टू हमेशा फ्यूचर बताता है। ये शेड्यूल्ड और अनशेड्यूल्ड दोनों इवेंट्स में काम आता है। हालांकि जो फ्यूचर इंडेफिनिट है वो शेड्यूल्ड इवेंट्स में नहीं लगाया जा सकता। समझ रहे बात को? आगे देखिए, कह रहा है वी यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस टू शो प्री डिसाइडेड एंड प्री प्लान्ड एक्शंस ऑफ इमेज। ठीक है ना? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, हाँ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को भी यूज करते हैं हम फ्यूचर में, जो मैं पहले बता चुका हूँ अभी थोड़ी देर पहले। फ्यूचर कंटिन्यूअस को भी इसी कंटेक्स्ट में यूज किया जाता है। ठीक है? वी कैन यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट, जो फ्यूचर के टाइम टेबल होते हैं ना, या प्रेजेंट के टाइम टेबल होते हैं, उसके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज भी करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, व्हाट टाइम डज योर प्लेन लीव टुमारो, देखो कल की बात कह रहा है, पूछ रहा है कल कितने बजे तुम्हारा प्लेन चलेगा। तो वो कह रहा है, अच्छा यहाँ प्लेन था, यहाँ ट्रेन है, द ट्रेन लीव्स एट 7:30 PM टुमारो मॉर्निंग। अब देखो यहाँ पे लीव्स लिखा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंगुलर फॉर्म, ये तो पानी भर दिया। समझ रहे हैं ना बात को? तो अगर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी लिखें तो फ्यूचर का सेंस देगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लिखें तब भी फ्यूचर का सेंस देगा। लेकिन फ्यूचर इंडेफिनिट में आप शेड्यूल्ड वर्क नहीं लिखते, यहीं से एक एरर आती है। पूरे फ्यूचर इंडेफिनिट में यही एक बात पढ़ने लायक, और कुछ भी पढ़ने को नहीं। फ्यूचर कंटिन्यूअस की पहचान आप जान लें, विल शैल बी के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म, जिसमें भी ये कंटिन्यूअस आता है वर्ब की तो आईएनजी फॉर्म ही आती है। ऐसे में विल शैल के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म विल बी और शैल बी के साथ आए तो ये कंटिन्यूअस टेंस। यूज कहाँ होता है? यहाँ से कुछ भी नहीं आता आपको, बस मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूँ। यूज कहाँ होता है? कोई ऐसा फ्यूचर टेंस, फ्यूचर में बताई जाने वाली बात, कोई भी ऐसी बात जो फ्यूचर में होनी है, ठीक है ना, और वो उस समय जारी है कंटिन्यूअस फॉर्म में। आई विल बी इन द मीटिंग एट दिस टाइम टुमारो, कल मैं इस समय मीटिंग में होऊंगा, मतलब मीटिंग जारी होगी। ये सेंटेंस लिखने के काम भी नहीं आता, इस तरह की बातें लोग नहीं लिखने में आती, मुश्किल से
0.5% हिस्सा भी हमारी पूरी लैंग्वेज का फ्यूचर टेंस नहीं बनाता है, समझ रहे हैं ना। फिर टू शो शेड्यूल्ड और प्री प्लान्ड फ्यूचर एक्शन, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया शुरू में कि जो प्री प्लान्ड फ्यूचर एक्शन होते हैं उन्हें आप फ्यूचर कंटिन्यूअस में लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी कुछ आपके पढ़ने को नहीं। हम जल्दी क्यों पढ़ रहे हैं, आपको लग रहा होगा कि हम जल्दी पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसमें कुछ पढ़ने को नहीं, आपके काम का कुछ नहीं। और जब काम का ना हो तो उसे बहुत टाइम देना भी बेवकूफ़ी होती है। और जो काम का था उसे हमने बहुत बहुत टाइम में पढ़ा है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट को अलग भी पढ़ा, फिर कंटिन्यूअस के साथ भी पढ़ा। पास्ट इंडेफिनिट को अलग पढ़ा, फिर पास्ट इंडेफिनिट को परफेक्ट के साथ पढ़ा, फिर पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट के साथ पढ़ा, प्रेजेंट परफेक्ट के साथ पढ़ा। तो जहाँ पे जरूरी था वहां बहुत पढ़ा, यहाँ कुछ जरूरी नहीं, कुछ है नहीं इसमें। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बस एक ही बात याद रखना कि यहाँ पे सिंस का यूज नहीं होता है, ठीक है ना। आमतौर पे सारे परफेक्ट में सिंस और फॉर का यूज होता है, लेकिन इसमें सिंस की जगह पे आमतौर पे बाय का यूज किया जाता है, क्योंकि सिंस पास्ट में किसी काम की शुरुआत बताता है, और बाय जो है वो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब में बता सकता है। मतलब ये लिमिट बताता है, थ्रेशोल्ड बताता है कि इस लिमिट तक काम होगा, ये अंतिम लिमिट बताता है, ठीक है ना। सिंस शुरुआत बताता है, बाय अंतिम लिमिट बताता है। तो इसलिए यहाँ पे सिंस की जगह आमतौर पे बाय का यूज किया जाता है। बस इसमें भी कोई और बात पढ़ने को है नहीं। विल शैल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म इसकी पहचान है, और ये ऐसी बात बताता है जो फ्यूचर में कोई काम खत्म हो चुका हो, ठीक है ना। इसका यूज सिर्फ एक ही है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज किया जाता है जब फ्यूचर में कोई काम पहले से खत्म हो चुका है, ऐसी सिचुएशन में। जैसे सेंटेंस को देखें, ही विल हैव फिनिश्ड द प्रोजेक्ट बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, वो कह रहा है इस महीने के अंत तक। तो ये अंतिम बिंदु बता रहा है बाय जो। फ्यूचर में हम लोग इनिशियल सिंस नहीं लगाते, हम लोग बाय लगाते हैं एंड पॉइंट। वर्ब में जो आपका इंपॉर्टेंट हिस्सा बचा हुआ है, अब सिर्फ एक्सरसाइज बची है। 8 ही सेंटेंस हैं, क्विज मैंने बना दिया है। और क्या बोलते हैं, ये जो नीचे आपको ये दिया हुआ है ना लिंक, ये क्विज का ही लिंक है इसी का। तो आप वहां पे जाके इसे लगा सकते हैं, इसे लगा लेना और आपको आइडिया मिल जाएगा कि क्या सही है क्या गलत है। इस पे कल चर्चा करेंगे, ठीक है। इसके बाद टेंस आपका खत्म हो गया है, और हम लोग इसके बाद कंडीशनल सेंटेंस पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम में आता है। किसी को कुछ पूछना है तो बताओ। आज हम लोग क्लोज टेस्ट नहीं लगा रहे हैं, क्लोज टेस्ट हम लोग कल लगाएंगे, दोनों लगाएंगे, दूसरा तीसरा आप दोनों लगा लें। किसी को भी कुछ पूछना हो तो बता दो, वरना फिर कल मिलते हैं। कल क्लोज टेस्ट लगाएंगे, परसों फिर कुछ और लगा लेंगे, ऐसे करके बदल बदल के लगाते हैं। पढ़ेंगे सब, थोड़ा फ्लो में आ जाए एक बार क्लास। ठीक है भाई, थैंक यू वेरी मच। इन्हें लगा के देखना, हालांकि इसमें कुछ बारीक बातें आपको दिक्कत होगी इसे लगाने में, मैं बता रहा हूँ दिक्कत होगी, क्योंकि बस इतने ही सेंटेंस आज तक फ्यूचर से पूछे गए हैं, सारी किताबों किताबों से निकाल के देख। चाहिए के सेंस में शेल का यूज कैसे करते हैं भाई, शेल का नहीं करते हैं, शुड का करते हैं। चाहिए के सेंस में शेल का यूज नहीं करते हैं, चाहिए के सेंस में शुड का यूज करते हैं। जैसे मैं कहूँ यू शुड स्टडी हार्ड, जैसे मैं कहूँ यू शुड स्टडी हार्ड, तो तुम्हें ज्यादा पढ़ाई करनी चाहिए, ठीक है ना। चाहिए के सेंस में शुड यूज होता है, शैल का यूज नहीं। ठीक है आयुष, अभी हम लोग मॉडल भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। शैल वेल का अलग अलग यूज देखेंगे, शुड वुड का अलग यूज देखेंगे, कैन कुड का देखेंगे, मे माइट का देखेंगे। शायद कल मॉडल वाली शीट ले लेंगे, क्योंकि मॉडल पढ़े बिना कंडीशनल नहीं पढ़ा जा सकता है। तो कल को मॉडल पढ़ लेंगे। मॉडल में बहुत कुछ नहीं है आपके सीखने का, बस थोड़ी जान पहचान हो जानी चाहिए मॉडल से। और मॉडल से तो जान पहचान आप सारे लोग करना ही चाहते होंगे, है कि नहीं। उम्र ही ऐसी है आपकी। तो कल मिलते हैं, थैंक यू वेरी मच।